चैप्टर 2200 द वर्ल्ड्स नो एक डॉग। प्रोफेसर डा विंसी ने सेकंड्स में आसानी से ढेर सारे लिजर्डमैन को मार डाला। ये एलियंस यहां तैनात थे तो वो जरूर बहुत ताकतवर होंगे, कम से कम इंसानी कैप्टन्स के लेवल के बराबर। लेकिन फिर भी वो प्रोफेसर डा विंसी के साधारण से हमले को नहीं झेल पाए। जब उनके हमले प्रोफेसर डा विंसी पर गिरे तो वो पूरी तरह एक ट्रांसपेरेंट जैसी सब्सटेंस से ब्लॉक हो गए। भले ही वो ट्रांसपेरेंट रेनकोट बहुत पतला था, लेकिन दिखने में शक्तिशाली लेजर वेपन्स भी उसे मुश्किल से भेद पाए। बिंग लिहुया ने अपनी आंखों से देखा कि उसके दर्जन भर लोग मारे जा चुके थे। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल उठी, लेकिन वो कोई अविवेकी इंसान नहीं थी, इसलिए उसने अपना आपा नहीं खोया। बस ठंडे स्वर में बोली, क्या तुम हुएक्सो नेशन के वैंगार्ड हो? फ्रंट लाइंस टूटने से पहले ही तुम वुलुयन एम्पायर के हेडक्वार्टर्स में घुस आए। तुम्हें पता है, ये हरकत सीधे मौत को न्योता देने जैसी है। प्रोफेसर डा विंसी ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, यह बात तब सही होती जब तुम्हारा शील्ड अभी भी इंटैक्ट होता, लेकिन अब तुम्हारा एडवांटेज पूरी तरह खो गया है। सेंट्रल सिटी भी छेदों से भरा पड़ा है, तो नतीजा अब साफ है। क्या तुम सरेंडर करने का सोचना चाहोगी? मुझे तुम्हारे बॉडी स्ट्रक्चर का स्टडी करने में बहुत इंटरेस्ट है। शायद तुम मेरी असिस्टेंट भी बन सको। ऐसी बेइज्जती सुनकर बिंग लिहुया की आंखों में हत्या की चाह चमक उठी। उसने अपनी बाहें ऐसे फैलाई मानो पूरे संसार पर राज कर रही हो, और उसके बाल हवा में लहराए। उसकी ठंडी आंखों में सफेद रोशनी चमकी और पूरे इलाके की जमीन जोर से हिलने लगी। धड़ाम! डा विंसी और ब्रायन ने भयंकर झटके महसूस किए। जमीन लगभग 50 डिग्री तक झुक गई, लेकिन डा विंसी के पैर अब भी मजबूती से जमीन पर टिके थे। यहां इतनी हलचल है, शुक्र है मेरे जूते ग्रेविटी को मात दे सकते हैं। प्रोफेसर डा विंसी ने गर्व से अपने पैरों पर पड़े जूतों को देखा। इन जूतों से तो छत पर भी चला जा सकता है। अभी ये खुश होने का समय नहीं है। ब्रायन खुद को रोक नहीं पाया और शिकायत की, क्योंकि अगले ही पल उन्होंने देखा कि आसपास से कई ऊंची इमारतें जमीन से खड़ी होकर उठने लगी। जो इमारतें इंसानों के लिए बेहद विशाल थी, वो ऐसे खींची गई जैसे खेत से पत्ता गोभी उखाड़ी जाती हो और फिर उनकी ओर फेंक दी गई। बिंग लिहुया ने बहुत निर्णायक लड़ाई चुनी। जब दुश्मन सेंट्रल सिटी तक आ ही गया था तो उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि ये इमारतें किसी नोबल की हैं या किसी बड़ी कंपनी की। ऊंची ऊंची इमारतें ब्रायन और प्रोफेसर डा विंसी पर इस तरह गिरने लगी कि सूरज और आसमान ढक गए। ब्रायन ने जरा भी देर नहीं की। जैसे ही इमारतें उनकी ओर गिरी, उसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। 2 सफेद कुत्ते जैसे पंजे ऐसे उठे जैसे प्रार्थना में हों। वेटलेस फील्ड, ग्रेविटी की शक्ति बहुत कम हो गई और वो ऊंची इमारतें जो करोड़ों टन वजन रखती थीं, उनकी गिरने की स्पीड अचानक धीमी हो गई। प्रोफेसर डा विंसी ने अपनी बाहें चढ़ाई और निडर होकर आगे बढ़े। हवा में इमारतों को मुक्के और लात मारकर धकेलने लगे। उनके मुक्के न तेज लग रहे थे, न ही भयंकर, लेकिन फिर भी जैसे चींटी पहाड़ को धक्का दे रही हो। उन्होंने उन पहाड़ जैसी इमारतों को ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। हालांकि ग्रेविटेशनल फील्ड हजारों गुना कमजोर हो गया था, लेकिन प्रोफेसर डा विंसी फिर भी इन दैत्यों को धक्का दे पाए। ये दिखाता है कि उनमें सच में कुछ हुनर है, लेकिन अब तक उनकी एबिलिटीज रहस्य बनी हुई थी, क्योंकि किसी ने उन्हें सीधी लड़ाई करते नहीं देखा था। बिंग लिहुया ने यह देखकर तुरंत दूसरे पक्ष की एबिलिटीज का आकलन किया। कम से कम यह तो तय था कि ब्रायन, सफेद बालों वाला कुत्ता, ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है। यह एक परीक्षण हमला था, जिसका उद्देश्य एक ही वार में दुश्मन को खत्म करना नहीं था। लेकिन इन इमारतों के इस्तेमाल से उसने जरूरी इंटेलिजेंस जरूर हासिल कर ली। ग्रेविटी कितनी इंटरेस्टिंग एबिलिटी है। बिंग लिहुया ने अपने होंठ मोड़े। उसका चेहरा ठंडा था और आंखों में हत्या की इच्छा। उसने अपनी बाहें उठाई और आदमी और कुत्ते की ओर जोर से दबाया। गड़गड़! हवा तेजी से गूंजी
और एक अदृश्य शक्ति पलक झपकते ही ब्रायन और डा विंसी तक पहुंच गई। हवा के दबाव में बदलाव को महसूस करते ही डा विंसी बिना देर किए ब्रायन के पीछे छुप गया, एक बदले हुए कुत्ते के रूप में। ब्रायन का शरीर बेहद मजबूत था। इसका यह मतलब नहीं था कि उसकी क्लोज कॉम्बैट एबिलिटी किसी एनहांस्ड म्यूटेंट के बराबर थी। सच कहें तो उसकी क्लोज कॉम्बैट एबिलिटी काफी औसत थी, लेकिन उसके वार झेलने की क्षमता एक सामान्य व्हाइट बिशप से कई गुना ज्यादा थी। कोलंबिया की नेचुरल साइंस एसोसिएशन में उसका बहुत मशहूर निकनेम था, लेजेंडरी किंग ऑफ एंड्योरेंस। कोई और चारा नहीं था। जब प्रोफेसर डा विंसी ने उसे पहली बार मॉडिफाई किया था तो उसे एक टूल डॉग के तौर पर ही सोचा था, जिसमें तरह तरह की सुविधाजनक एट्रीब्यूट्स हो। ब्रायन भले ही चुप था, लेकिन फिर भी उसने अपना शरीर डा विंसी की रक्षा के लिए आगे कर दिया। जब वो खड़ा हुआ तो बूढ़े आदमी से आधा सिर ऊंचा था। जब डरावनी टेलीकिनेसिस ने हमला किया, उसमें बेहद शक्तिशाली हत्या की ताकत थी। टेलीकिनेसिस आमतौर पर दो तरीकों से इस्तेमाल होती है। पहला, ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करना। दूसरा, टेलीकिनेसिस से सीधे लॉन्ग रेंज हमले करना। दूसरे तरीके में टेलीकिनेसिस की मास्टरी बहुत ऊंची चाहिए होती है, लेकिन उसकी विनाशक शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है। ब्रायन ने अपने हाथ नीचे दबाए। सुपर हैवी फील्ड। उसने तुरंत अपने सामने एक बड़ा ओवरवेट फील्ड बना दिया ताकि दुश्मन की ताकत को मोड़ सके और उसके हमले की दिशा बदल सके। लेकिन अपनी शक्ति छोड़े आधा सेकंड भी नहीं हुआ था कि उसके शरीर के सामने तेज टीयरिंग सेंसेशन हुआ। छर 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 छर। उसके चेहरे, शरीर और बाहों पर गहरे खून के निशान उभर आए और खून फूट पड़ा। वूफ 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 वूफ। आओ 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 आओ। ब्रायन दर्द से इतना तड़प रहा था कि कभी कुत्ते की तरह भौंकता और कभी भेड़िए की तरह हुआ करता। उसका सुपरवेट फील्ड दुश्मन की अटैक एबिलिटी को प्रभावित नहीं कर पाया और बिंग लिहुया का चैटिंग सीधा उसके शरीर पर लगा। हर चीज को चीर देने वाली ताकत ने उसके शरीर के आगे वाले हिस्से को बेहद डरावना बना दिया। जगह जगह गहरे जख्म थे, लेकिन शुक्र है भले ही चोट देखने में डरावनी थी, हड्डियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ये बस सतही घाव थे। बिंग लिहुया ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। डिफेंसिव पावर इतनी जबरदस्त। उसके पास ग्रेविटी कंट्रोल की एबिलिटी थी, लेकिन सुपरनैचुरल शील्ड्स जैसी कोई रक्षा शक्ति नहीं थी। वो तो सिर्फ अपने शरीर के दम पर उसके टेलीकिनेटिक हमलों को रोक रहा था। लेकिन क्या यह शरीर वाकई इतना ताकतवर हो सकता है? भले ही सामने वाला किसी स्ट्रेंथनिंग सिस्टम का बिशप लेवल म्यूटेंट हो, फिर भी उसके हमले को इतनी आसानी से नहीं झेल सकता। बिंग लिहुया, एबिलिटी इंडेक्स 5000 पॉइंट्स, बिशप लेवल, नेन एबिलिटी की धारक। ब्रायन, कोड नेम सुपरनोवा, एबिलिटी इंडेक्स 33000 पॉइंट्स, ट्रांसफॉर्म्ड सुपर डॉग, एबिलिटी ग्रेविटी कंट्रोल। प्रोफेसर डा विंसी, उसकी एबिलिटीज और शक्ति अब भी अननोन। ब्रायन दर्द से उछल कूद कर रहा था, जबकि प्रोफेसर डा विंसी ने धीरे धीरे अपनी जेब से इंजेक्शन गन निकाली और उसे लगा दी। चैप्टर 2234, वूफ 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 वूफ। एक जादुई चीज हुई। सिर्फ एक पल में उसके शरीर के सारे जख्म गायब हो गए। ओह, भगवान का शुक्र है, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। ब्रायन ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, बेवकूफ कुत्ते। प्रोफेसर डा विंसी ने घिन भरे चेहरे के साथ शिकायत की। अब हमें यह सोचना चाहिए कि इस आदमी से कैसे छुटकारा पाया जाए। टेलीकिनेटिक यूजर, यह बहुत रेयर एबिलिटी है, लेकिन उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। उनके पास बिंग लिहुया के बारे में कुछ जानकारी थी, लेकिन पूरी नहीं। कोई रास्ता नहीं था। बिशप लेवल से ऊपर के एलियंस की एबिलिटीज सबको सीक्रेट्स मानी जाती थी। यहां तक कि सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स भी उसे पूरी तरह समझने के लिए क्वालिफाइड नहीं थे। लेकिन चूंकि ये दोनों यहां आ गए थे, उन्हें पूरा भरोसा था
कि यांग एक्साइन द्वारा सौंपे गए टास्क को पूरा कर लेंगे। सेंट्रल सिटी में अकेले बिशप लेवल एलियन को पकड़ना। हां, इस वक्त बिंग लिहुया ही वुलुयन एम्पायर का आखिरी बिशप लेवल एलियन था। बिंग लिहुया उस समय एम्पायर के टॉप ब्रास से संपर्क कर रहा था। दुश्मन सेंट्रल सिटी में घुस आए हैं और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर हमला हो चुका है। मैं अभी उनसे लड़ रहा हूं। इंपीरियल पैलेस में सावधान रहें। यह खबर पाकर एम्पायर के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के चेहरे तुरंत बदल गए। यहां तक कि मिलिट्री भी इन्वेड हो गई। क्या हालात इतने क्रिटिकल हो गए हैं कि देश तबाह होने वाला है? यह कैसे हो सकता है? अभी 2 घंटे भी नहीं हुए और हमारे देश की मजबूत डिफेंस पूरी तरह से टूट गई। वो सोल्जर्स कहाँ हैं? उन्हें डेथ ऑर्डर दो। कभी दुश्मन को इंपीरियल सिटी तक पहुंचने मत देना। कसम से, ये बेकार लोग किस काम के? अगर हम लाखों सुअर पालते तो भी उन्हें पकड़ने में कई दिन लग जाते। सीई का चेहरा अंधेरा था और उसके भीतर गहरी घबराहट थी। मेज के नीचे उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी बेचैनी को उजागर कर रहे थे। उसने प्राचीन अंगूठी को सहलाया और उसके मन में झिझक थी। मार्शल के लौटने का इंतजार करो, उसका इंतजार करो। वो अब भी इस आखिरी फैंटेसी को पकड़े था कि जब तक झेंग लो जिंदा है, वुलुयन एम्पायर को हार मानना नहीं पड़ेगा, चाहे बहुत लोग मर जाए, यहां तक कि रॉयल फैमिली और हाई रैंकिंग नोबल्स भी मर जाए। जब तक झेंग लो जीतता है, सब बचाया जा सकता है। तभी वुलुयन क्लैन के लिए उम्मीद बाकी रहेगी। यही वजह थी कि झंग यी अब तक झेंग लो के साथ लाइफ एंड डेथ बैटल नहीं लड़ रहा था। वो बस लड़ाई को खींच रहा था। वो सिर्फ वुलुयन एम्पायर के टॉप लीडर्स के लिए थोड़ी सी उम्मीद छोड़ना चाहता था, ताकि वो सब एक साथ नष्ट न हो जाए। लेकिन अब यांग एक्साइन और बाकी लोग करीब पहुंच रहे थे। उसने सामने देखा, ये सारे मिनिस्टर्स जो आमतौर पर ऐशोआराम में रहते और घमंड में डूबे रहते थे, अब बुरी तरह बिखरे और घबराए हुए थे, अपनी शाही शान से पूरी तरह खाली। सीई को यह बेहद चुभ रहा था। चुप रहो, सब चुप रहो। उसने मेज पर हाथ पटका और गुस्से से चिल्लाया। एक पल में पूरा हाई लेवल कॉन्फ्रेंस रूम सन्नाटे में डूब गया और सबने सम्राट की ओर डर और बेबसी से देखा। क्या बहस करने से समस्या हल हो सकती है? ये तथाकथित हाई लेवल मीटिंग्स युद्ध की समस्या हल नहीं कर सकती। पॉलिटिक्स ही वो चीज थी जिसमें वो सबसे अच्छे थे। सीई ने गहरी सांसें ली और खुद को जितना हो सके शांत करने की कोशिश की। ग्रैंड मार्शल झेंग लो की खबर का इंतजार करो। मुझे यकीन है कि वुलुयन एम्पायर का मिलिट्री गॉड कभी हार नहीं सकता, लेकिन अगर इस बार सचमुच वुलुयन एम्पायर हार गया तो? सीई शानदार थ्रोन पर टिक गया। उसकी अंधेरी निगाहें वहां मौजूद सब लोगों पर घूमी। तो हम सब एम्पायर के साथ चलेंगे। यह सुनकर हर किसी की रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। सीई ने साफ कह दिया था कि आज कोई भी यहां से भाग नहीं सकता। वुलुयन एम्पायर से चुपचाप अपने परिवार और दौलत के साथ भाग निकलने का रास्ता अब पूरी तरह कट चुका था। अब वो बस एम्पायर के साथ जी सकते थे या मर सकते थे। अब छोड़ो, छोड़ो। चांसलर ने लंबी सांस ली और अपनी छड़ी थामकर बैठ गया। हमारा चिचिका परिवार सदियों से रॉयल फैमिली की सेवा करता आया है और हमें महाराज के साथ आखिर तक रहना चाहिए। उसके शब्दों में पहले से ही गहरी बेचैनी थी और अब उनमें आत्मविश्वास की झलक नहीं बची थी। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स यहां से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर था। हाई लेवल म्यूटेंट्स या मैकेनाइज्ड ट्रूप्स के लिए वहां पहुंचने में 10 मिनट से भी कम समय लगता। तो यहां सुरक्षा कैसी? सीई ने धीरे से अपनी आंखें मूंद ली और नीचे मंत्रियों की नजरें और शिकायतें नजरअंदाज कर दी। अब वो बस बैटल के नतीजे का इंतजार ही कर सकता था। महल के सामने हाईएस्ट ग्रेड कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स पहने हुए बड़ी संख्या में लिजर्डमैन सोल्जर्स पहले ही आसपास की कई सड़कों को पूरी तरह बंद कर चुके थे। 3000 इंपीरियल गार्ड्स पैलेस की रक्षा कर रहे थे और हर एक एलीट में से एलीट था। उनमें से काफी लोग स्पेशल एबिलिटीज वाले भी थे।
उन्होंने हथियार थाम रखे थे और चौकसी के साथ महल के पास खड़े थे। किसी को भी पास नहीं आने दे रहे थे। वो रॉयल फैमिली के लिए आखिरी डिफेंस लाइन थे। डा विंसी, ब्रायन और बिंग लिहुया का बैटलफील्ड। बिंग लिहुया ने तेजी से ब्रायन की एबिलिटी को पहचान लिया और उसे पूरा भरोसा था कि वो उसे हरा सकती है, लेकिन उसे मारने में शायद थोड़ी मेहनत लगती। चाहे तुम्हारी डिफेंस कितनी भी मजबूत हो, मेरी लगातार अटैक्स को तुम झेल नहीं पाओगे, है ना? बिंग लिहुया आसमान में ऊंचाई पर झूल रही थी। उसका पूरा शरीर एक क्रॉस की तरह फैला हुआ और उसकी फैली हुई आकृति मानो पूरी दुनिया पर राज कर रही थी। गड़गड़ टेलीकिनेसिस तूफान की तरह फैला, सीधा ब्रायन और प्रोफेसर डा विंसी की ओर बढ़ता हुआ। टेलीकिनेसिस एक हायर डायमेंशन की शक्ति है और ग्रेविटेशनल फील्ड से प्रभावित नहीं होती, इसलिए ब्रायन का ग्रेविटेशनल फील्ड उसे डिस्टोर्ट नहीं कर सकता था। पहले ही भारी नुकसान उठा चुका था। उसने बिना हिचके उल्टा रास्ता चुना। वेटलेसनेस, उसने प्रोफेसर डा विंसी को सुरक्षित किया, जमीन पर पैर पटके और रॉकेट की तरह हवा में उड़ गया। उसकी स्पीड एकदम पागलपन भरी थी, कम से कम मैक की स्पीड से 20 गुना। यहां तक कि देखने वालों को लगता कि वो धरती की परत तोड़कर सीधे अंतरिक्ष में निकल जाएगा। इस स्पीड पर घर्षण भी भयानक था। शुक्र है कि उसका चमड़ा और मांस मोटा था और प्रोफेसर डा विंसी का पारदर्शी रेनकोट जैसा कपड़ा उसे नुकसान से बचा रहा था। आदमी और कुत्ता जब ऊंचाई पर पहुंचे तो प्रोफेसर डा विंसी ने नीचे बिंग लिहुया को ठंडी नजरों से घूरा और जल्दी से अपनी पिस्तौल निकाली। उसने निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। एक ताकतवर बैंगनी किरण नीचे बरसी, बिंग लिहुया को स्पॉटलाइट की तरह ढकते हुए। लेकिन जैसे ही बैंगनी किरण उसके शरीर के पास पहुंची, एक बेहद अजीब चीज हुई। किरण हवा में ही मरोड़ गई और फिर पलटकर वापस आ गई। बैंगनी रोशनी प्रोफेसर डा विंसी और ब्रायन पर पड़ी और उनके शरीर बैंगनी हो गए। ब्रायन हैरान हुआ, फिर डर के मारे चीख पड़ा, वूफ वूफ वूफ, ओ वूफ वूफ वूफ। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।